हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने 11वीं कक्षा भूगोल विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अम, हमारा जो है इससे पहले 4 चैप्टर हमने कर लिए थे। तो एक बार हम उनमें देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हमने जो भूगोल है, जियोग्राफी है, उसके विषय में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो पृथ्वी की या विभिन्न प्रकार के सौर मंडल हैं, उनकी ऑरिजिन कैसे हुई और उनकी डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से ग्रह बने, और आ, उनमें से पृथ्वी का जो डेवलपमेंट वर्तमान स्वरूप है वो किस तरीके से बना। पृथ्वी के ऊपर जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये किस तरीके से बने हैं। तो इन सब के विषय में हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट जानकारी हासिल की थी। उसके बाद आ गया था थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग कैसा है, पृथ्वी का इंटीरियर जो पार्ट है वो कैसा है। तो वो हमने कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली थी। जो पृथ्वी के भीतर जो हमने 3 को परतें की थी। सबसे पहले सेंटर वाला कोर, और उसके बाद मेंटल, और उसके बाद जो क्रस्ट था। तो इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और जो फोर्थ चैप्टर था हमारा, उसमें हमने आपको याद होगा अ, दो मेजर थ्योरीज पढ़ी थी। तो पहली पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वैगनर के द्वारा दिया गया था, जिसके माध्यम से ये बताया गया है जो पृथ्वी जो है 2 भागों में बाद में विभिन्न भागों में टूट गई। और पहले ये एक ही पार्ट था, और बाद में जिसको पेंजिया कहा था, और बाद में जो एक महासागरीय पार्ट था जिसको पैंथलासा कहा था। तो ये कंप्लीट हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी जिसमें हमने जो विभिन्न प्लेटों के माध्यम से जो पृथ्वी जो है वो बनी हुई है और उनके बीच में संचलन होता है, उनके बीच में गति होती है। तो गति के माध्यम से ही हमें पृथ्वी के जो ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं, तो उनको हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 5th चैप्टर है, जिसका नाम है भू आकृतियाँ। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले खनिज क्या होते हैं और शैल क्या होती है। खनिज और शैल क्या है और इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को या आकृतियों को डेवलप करने में अपना सहयोग अदा करती है। तो उसमें जो है सबसे पहले अपक्षय, व्रतचन, अपर्दन, निक्षेपण, ये सभी जो क्रियाएं ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को बनाने या बिगाड़ने में काम आती हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इन ही क्रियाओं के माध्यम से ही जिससे कोई सथल रूप बनता है या बिगड़ता है, और इन्हीं के माध्यम से ही किसी क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण होता है। जो पृथ्वी के ऊपर जो असंगठित परत है उसको हम मिट्टी बोल देते हैं। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस में इसी में ही पढ़ा जाएगा भू आकृतियाँ जो डेवलप होती हैं और किस तरीके से उनका विकास होता है। तो ये कंप्लीट एक बेसिक थिंकिंग जो थी वो आपको यहाँ से पता चल चुकी होगी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए आगे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर खनिज, मिनरल्स और शैल, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खनिज क्या होते हैं। अगर हम खनिजों की बात करें तो खनिज एक प्रकार का कार्बनिक अकार्बनिक खनिज को हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। इसमें बीच में डेफिनेशन दे रखी है जो एनसीईआरटी बुक है उसमें, तो ये मैंने वहीं से ली है। तो खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक और प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुकीय संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो ये खनिज की डेफिनेशन है। अगर हम उसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। तो इसमें जो खनिज हैं जैसे कि जो
दो या दो से ज़्यादा तत्वों का मेल से भी खनिज बन जाते हैं। तो दो डेफिनेशन इसमें। तो पहली डेफिनेशन ये, कोई भी ऐसा प्राकृतिक संसाधन खनिज हो सकता है, प्राकृतिक या कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व, कोई भी ऐसा जो उसकी क्रमबद्ध परमाणुकीय संरचना होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो कोई भी परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इसके चारों ओर घूमते हैं, तो इनकी कुछ निश्चित संख्या होती है, दूसरे कोश में कुछ होती है। तो इस तरीके का कुछ न कुछ जो है, कोई भी तत्व जो है, खनिज जो है, उनकी जो है कोई न कोई प्रामाणिक संरचना होगी और निश्चित रासायनिक संगठन होगा और उनके कुछ विशेष प्रकार के भौतिक गुणधर्म होंगे। तो इस प्रकार का कोई भी तत्व है तो उसको हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का निर्माण जो है विभिन्न खनिजों से हुआ है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है, और जो पृथ्वी के भीतर से ही जो उसको ठोस होने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो अगर पृथ्वी की क्रस्ट का प्रॉपर्टी की बात करें, क्रस्ट की बात करें, तो उसका 98% कुल 8 खनिजों से ही मिलकर बना है। वो 8 खनिज कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये मेन 8 वो खनिज हैं जिससे जो है पृथ्वी की क्रस्ट जो है, पृथ्वी की क्रस्ट, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसकी हम बात कर रहे हैं, क्रस्ट है। और उसके बाद तो उसके दूसरे पार्ट पे है वो क्या है? मेंटल है। और इसके जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है ये क्या है? ये कोर है। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी को काटते हैं तो जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है इसकी हम बात करें तो ये इसका जो है 98% वो किससे बना है? इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर हम भू प्रॉपर्टी की बात करें जिससे जो है ये इन्हीं 8 तत्वों से या अन्य कुछ तत्व हैं जिनसे मिलकर जो है पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, तो उनमें से तो गलत हो जाता है यहाँ। तो भू प्रॉपर्टी का जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के खनिज बनते हैं। तो इन्हीं को ही खनिज कहा जाता है। अगर हम खनिजों की बात करें तो ये तत्व सिर्फ 8 है, 8 तत्व हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न तत्वों के साथ अपना जो मात्रा और उनके संयोजन, मात्रा और संयोजन के आधार पर ये विभिन्न खनिजों की किस्में बन जाती हैं। बहुत सारे प्रकार के खनिज बन जाते हैं और भू प्रॉपर्टी पर कम से कम अगर हम खनिजों की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास है। तो ये भी डेटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने जान लिया है पृथ्वी जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों के मेल से बनी है। अब ये खनिजों का या शैलों का निर्माण कैसे होता है तो वो हम समझ लेते हैं। तो इस पार्ट में जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो है कंप्लीट आगे जो है पृथ्वी के जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं उनका निर्माण कैसे हो वो बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पृथ्वी के भीतर से जो मैग्मा है इसके विषय में हमने अच्छे से जान लिया है। तो मैग्मा जो है ये विभिन्न खनिजों के का मूल स्रोत है। इन्हीं से ही विभिन्न प्रकार के खनिज जो है वो धरती पर आते हैं और वो ठंडा होने के बाद उनके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल बनने के बाद वो विभिन्न प्रकार के खनिज उनसे प्राप्त होते हैं या शैलें उनसे प्राप्त होती हैं। खनिज और शैलें दोनों ही उन्हीं से ही प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के खनिजों का या शैलों का जो है कुछ निर्माण होता है। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट यही है, पृथ्वी के भीतर से जो भी पदार्थ बाहर आता है उन्हीं के द्वारा ही जो है विभिन्न प्रकार की खनिजों और शैलों का कुछ शैलों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर 3 मेन कार्बनिक खनिजों के बारे में बताया गया है। ये कार्बनिक है बिल्कुल, इनको जलाने पर जो है आग जल जाती है कोई भी ऐसी वस्तु
जिसको जलाने पर जिसको जलाया जा सकता है वो कार्बनिक है। तो ये वो खनिज हैं जो जिनको जलाया जा सकता है, और ये तीनों अवस्थाओं में ठोस, तरल और गैस। कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तीनों ही कार्बनिक खनिज हैं जिनको हम जलाकर जो है ईंधन के तौर पर हम उपयोग करते हैं। अगर हम खनिजों की कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले है इनकी भौतिक विशेषताएं। तो ये विशेषताओं का जो बेस है वो क्या है कि भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर हम इनकी इन खनिजों की जो है कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल का बाहरी रूप। तो इसको मैं एक पिक के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। कोई भी जो अणु है उनका जो बाहरी व्यवस्था है वो किसी भी आकार में हो सकती है। घनाकार हो सकती है, अष्टभुज हो सकती है, छठाभुज हो सकती है। तो ये किसी भी प्रकार के आकार की हो सकती है। तो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ये क्रिस्टल है रॉक के। तो किसी भी प्रकार की जो खनिज जो हैं उनके जो क्रिस्टल हैं, सॉरी रॉक के नहीं, खनिज के। तो इस तरीके के ये खनिज किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ये क्या है? क्रिस्टल। तो ये चट्टान के ठंडा होने के बाद सबसे पहले ये क्रिस्टल बनते हैं। तो विदलन क्या होता है? जब कोई भी चट्टान को तोड़ा जाता है तो वो किसी भी आकार में टूट जाती है, किसी को किसी भी शेप में टूट जाती है, तो उसको विदलन कहा जाता है। तो कोई भी खनिज जो है वो इस तरीके से टूट सकता है। तो सॉरी, तो इसको नेक्स्ट जो है विभंजन। विभंजन तो विभंजन, अब देखिए कोई भी जो अणु है वो एक निश्चित शेप में आपस में जुड़ा होता है। तो इसी तरीके से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो ये जब भी टूटेगा तो इसी जगह पर ही क्रैक होगा, इसके बीच से ये कभी नहीं टूट सकता। तो ये जो इनकी प्रवृत्ति है टूटने की, जो इससे एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से टूटेगा। तो टूटेगा कहाँ से? यहाँ से। ना कभी भी यहाँ से नहीं टूटेगा, बीच में से कभी नहीं टूटेगा। तो इसी को ही हम क्या बोला जाता है? ये विभंजन कहा जाता है। तो कभी भी कोई भी खनिज हो, चट्टान हो, टूटेगी तो उसमें जो क्रिस्टल है वो कभी भी नहीं टूटते। क्रिस्टल का पूरा जो शेप है वो टूट जाती है। तो ये भी इनकी एक खास विशेषता है। अगर हम किसी भी खनिज की बात करें तो उनका जो है एक विशेष चमक होती है, विशेष प्रकार का रंग जरूर होगा। तो ये 3 प्रकार के रंग हो सकते हैं: मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी। तो उन्हीं के आधार पर उनकी जो है चमक जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अगर हम जो इनकी रंग की बात करें तो उनके कई प्रकार के रंग हैं, और थोड़ा इसमें जो है विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु संरचनाओं के मिलाप से चट्टान जो है खनिज बन सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर जो है उनके रंग में भी डिफरेंट आ जाएगा, और वो मेन जो है उनकी प्रमाणिक संरचना से निर्धारित होता है। उसका जो है कलर वो किस प्रकार का होगा: मेलाकाइट, रेजुराइट, काल्पोराइट, काल्सोपाइराइट। तो ये कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं जिनकी वजह से जो खनिज है उनका रंग जो है वो चमकीला या तो होगा या थोड़ा डार्क होगा। तो अगर हम चट्टान की सॉरी खनिज की धारियों की बात करें तो ये जो भी खनिज है उनको अगर हम घिसाते हैं, घिसाने के बाद बने हुए पाउडर का जो रंग होगा, तो वैसे धारियाँ इसके बीच में कुछ विभिन्न कलर की जो है कुछ धारियाँ होंगी। तो जब इनको इस पाउडर को घिसाया जाएगा, घिसाने के बाद ये जो पाउडर बनेगा इससे तो उसका जो रंग होगा इस खनिज जैसा भी हो सकता है, इससे थोड़ा बदल भी सकता है। तो इसका कारण है ये जो इसके बीच में कुछ धारियाँ हैं। कोई भी खनिज है उसके बीच में धारियाँ हो सकती हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आप इन खनिजों की अगर हम बात करें तो ये
बीच में कुछ धारियाँ हैं, ये वाली। इसी तरीके से अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके बीच में भी ये कुछ धारियाँ हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी कुछ धारियाँ हैं। तो इन्हीं धारियों की बात कर रहे थे हम। पारदर्शिता की बात करें तो किसी भी चट्टान में से जो मतलब उनकी जो उनके बीच में पारदर्शिता का जो है कुछ टाइप होता है, उसमें कुछ एक ये भी गुण है। बहुत सारी चट्टानों में से सूर्य की किरणें जो है वो आर पार हो जाती हैं, जिसको पारदर्शी कहेंगे। और कुछ ऐसी भी चट्टानें हैं जिनसे जो है सूर्य की किरणें आर पार नहीं होती, तो उनको अपारदर्शी कहेंगे। तो प्रत्येक चट्टान एक दूसरे के साथ प्रत्येक खनिज जो है एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो ये क्या है, ये जो जुड़ाव है, ये बंध है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये जो बंध है इसको हम कहेंगे, जो इसकी संरचना है। तो ये जो जिस भी बंध से जुड़े हुए हैं तो उसी को ही इसकी संरचना, कोई भी खनिज है उसकी संरचना में कन्वर्ट करते हैं। और ये जब बंध जो है एक दूसरे से अगर अच्छे से जुड़े होंगे तो चट्टान जितनी ज़्यादा इसके बीच में गैप नहीं होंगे, या इसके बीच में अगर गैप मिलता है तो चट्टान की कठोरता कम होगी। और अगर गैप नहीं मिलता है या गैप कम होता है तो उसके साथ जो है चट्टान की कठोरता बढ़ती जाएगी। तो एक बार इसको फिर से मैं दिखाता हूँ। तो इसी से ही यही इसकी संरचना है। जब भी चट्टान आपस में जुड़ी होगी तो जुड़ने किसी न किसी संरचना में जुड़ा होगा। उसका जो क्रिस्टल है वो त्रिकोणा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है। और जब वो आपस में जुड़ा होगा, जो जो जुड़ाव है उसी को उसकी संरचना कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर एक चट्टान है तो उसके ये जो अबंध लगे हुए हैं इसके बीच में, तो ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम जो है ये चट्टान की कठोरता तय करते हैं। अगर ये भी जैसे कि मान लीजिए ये चट्टान है, उसका जो जुड़ाव है, तो ये बीच में गैप बच गया तो इसमें हवा रुक जाएगी। तो यहाँ से जो आसानी से कोई भी चट्टान टूट सकती है, जबकि ये गैप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के बीच में बिल्कुल भी हवा नहीं है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी गैप है। तो ये अगर गैप ज़्यादा होंगे जिसमें जो है वायु भर जाएगी, तो जो उसकी जो कठोरता है, कोई भी जो शैल है खनिज है, उसकी कठोरता जो है वो कम हो जाती है। तो शैलों की कठोरता उनके जॉइंट से ही निर्भर होती है। अपेक्षित भार, देखिए प्रत्येक चट्टान का दूसरी चट्टान के प्रत्येक खनिज का दूसरे खनिज के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार जो है खनिज में के जो वेट है उसमें अंतर हो सकता है। इसी को बोला जाता है अपेक्षित जो है खनिज। एक का जो है एक कितना मीटर है उसका वज़न 1 किलो हो सकता है, एक कितना मीटर है उसका वज़न 1 किलो हो सकता है। तो ये जो खनिज का अपेक्षित भार है वो प्रत्येक खनिज का अलग अलग हो सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से इनको जो है एंजॉय किया होगा, इनको समझा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है खनिजों के प्रकार। तो खनिजों के जो है 2 प्रकार हैं। एक अगर इनके गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो इनके 2 प्रकार हैं। तो पहला है वो है धात्विक खनिज। तो ये धात्विक खनिज हैं। तो इसमें जो है मेनली इनको जो है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो कौन सा है, धात्विक खनिज। इनके 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु जैसे स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, जिनकी जो है कीमत ज़्यादा है। लौह धातु जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है। तो इस प्रकार के धातुओं को लौह धातु कहते हैं। अलौह धातु जिनमें जो है ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम या लोहे के अलावा अन्य किसी प्रकार का जो है तत्व मिलेगा तो वो अलौह धातु कहलाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट है अधात्विक खनिज, जिसमें जो है लोहे के समान गुण नहीं होते, तो वो या धातु का अंश नहीं पाया जाता, तो ऐसे खनिज को क्या कहा जाता है, अधात्विक खनिज। जैसे कि गंधक है, फास्फोट है,
लैटरेट है, ये अधात्विक खनिज है। सीमेंट है, ये भी अधात्विक खनिज है, ये जो कि धात्विक खनिजों का मिश्रण है। हम आपके स्कूल में लिखने के लिए चौक का हम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से अधात्विक ही खनिज है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ तो आपको जो है आज हमने पढ़ा है जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनके विषय में पढ़ा है, खनिजों के बारे में पढ़ा है, खनिजों की ओरिजिन कैसे हुई या ये कैसे बनते हैं, और दूसरा इनके जो है कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और जो लास्ट वन पढ़ा हमने खनिजों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो खनिजों के बारे में हमने 4 बातें पढ़ी हैं जो आपके सिलेबस में थी।